हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण में छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद किसे कहते हैं? छंद पढ़ने से पहले एक दोहा हम पढ़ते हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे। तो आइए, बोर्ड पर मैंने लिखा है, एक दोहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मैंने ये जो कोमा लगा हुआ है यहां तक एक ही सांस में पढ़ा, यहां बीच में नहीं रुका। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यहां रुका। तो जहां काव्य में पढ़ते समय हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, उसको छंद की भाषा में यति कहते हैं। और यहां से लेकर यहां तक मैं नहीं रुका, फॉलो एज इट इज रहा, तो उसको हम छंद की भाषा में गति कहते हैं। ये पढ़ते समय बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ये जब हमने पढ़ा तो लय में क्यों पढ़ा गया? क्योंकि या तो इनमें कुछ न कुछ समानता है, या तो इनके वर्ण बराबर हो सकते हैं, या इनमें मात्राएं बराबर हो सकती हैं, इसलिए ये लय में पढ़े गए हैं। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। या तो ये मात्राओं में समानता हो सकती है, या इनके वर्ण में समानता हो सकती है, तभी इनमें लय या तुकबंदी हुई है। तो हमने इसी आधार पर हम कहते हैं कि छंद किसे कहते हैं कि कोई भी काव्य रचना, काव्य पंक्ति, पद रचना जिसमें यति, गति, मात्रा, वर्ण, लय आदि का ध्यान रखा गया हो, उसे छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? हम परिभाषा के तौर पर यूं कह सकते हैं, कोई भी काव्य रचना जिसमें यति, गति, मात्रा, वर्ण, लय आदि के आधार पर शब्द योजना की गई हो, उसे छंद कहते हैं। इसको हम यूं नहीं पढ़ेंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि प्रवाह नहीं रहा यूं पढ़ते समय। ये तो एक हम जैसे कोई पाठ पढ़ते हैं, यूं पढ़ा गया, इसलिए प्रवाह नहीं रहा इसमें, और प्रवाह होना जरूरी है, इसलिए इसको हम यहां तक एक सांस में ही पढ़ेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यहां रुकेंगे, यति, जैसे पेड़ खजूर। चलो, हमने छंद के बारे में पढ़ा, छंद किसे कहते हैं। तो जहां वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय आदि का ध्यान रखा जाए, उसे छंद कहते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वारणिक छंद। मात्रिक छंद उसे कहते हैं जहां मात्राओं की गिनती के आधार पर कोई काव्य रचना की जाती है। जिस काव्य रचना में मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और जिस काव्य रचना में वर्णों का ध्यान रखा जाता है, या वर्णों के आधार पर रचना की जाती है, उसे वारणिक छंद कहते हैं। 10वीं कक्षा में मात्रिक छंद के उदाहरण दिए हुए हैं। मात्रिक छंद के जो भेद हैं,
10-12 हैं, लेकिन 10वीं कक्षा में दोहा और चौपाई ये 2 ही छंद पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। तो हम इन दोहा और चौपाई के बारे में पढ़ेंगे। मात्राओं के आधार पर लिखा है, इसका मतलब है कि दोहा और चौपाई मात्रिक छंद हैं। फिर बात आती है मात्रा कैसे गिनेंगे। मात्रा गिनने के कुछ 2-3 सामान्य से नियम हैं, उनको हमने याद करना है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर है 4, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 वर्ण हैं। ये वर्ण हो या इनकी मात्रा लगी हुई हो तो एक मात्रा इनकी मानी जाती है। एक मात्रा किनकी मानी जाएगी? ह्रस्व स्वरों की। और एक चंद्र बिंदु है जिसको अनुनासिक बोलते हैं, उसकी भी एक मात्रा होती है। शेष जो दीर्घ स्वर बच गए 7, मतलब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये जो 7 स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, इनकी 2 मात्राएं होती हैं और छंद में 2 को एस की तरह लिखते हैं। 2 मात्राओं को लिखेंगे एस और 1 मात्रा को लिखेंगे एक या पाई, जैसा भी दिखाई दे रहा है। और 2 मात्रा किन किन की होती हैं? अंग और एह। अंग और एह जहां भी अनुस्वार लगा हुआ हो या विसर्ग लगा हुआ हो, उससे पहले वाला वर्ण 2 मात्रा देगा। उदाहरण के लिए यदि ये शब्द है तो ए के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो ए की 2 मात्रा मानी जाएंगी। इसी तरह से मान लो ये शब्द है दुख, तो ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले वाला वर्ण चाहे भले ही ह्रस्व स्वर मिला हुआ हो तो भी 2 मात्राएं देगा। इसी तरह से संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं, इनसे पहले कोई भी वर्ण आता है, चाहे उसमें ह्रस्व स्वर मिला हुआ हो तो भी वह ह्रस्व स्वर 2 मात्रा देगा। उदाहरण के लिए मान लो मैंने कक्षा शब्द लिख दिया, तो जो संयुक्त व्यंजन है इससे पहले क में ए मिला हुआ है, वैसे क की 1 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद जो है ये संयुक्त व्यंजन आया हुआ है तो ये क 2 मात्रा देगा। ठीक इसी तरह से मान लो जैसे सत्य है तो तय और यह, इस तरह के जो व्यंजन है द्वित्व व्यंजन, इनको भी छंद की भाषा में संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसलिए संयुक्त व्यंजन से पहले जो भी वर्ण है उसमें ह्रस्व स्वर भी मिला हुआ हो भले ही, तो भी वह 2 मात्रा देगा। ये कॉमन सी
बातें थी जो मात्राओं संबंधी। अब हम इनका अध्ययन करते हैं। दोहा छंद का। दोहा छंद। दोहा छंद में क्या है, कोई भी छंद हो उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कम से कम 4 चरण जरूर होंगे। छंद तभी कहलाएगा। 1 चरण, 2 चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। दोहा छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हों और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हों, उसे दोहा छंद कहते हैं। मात्राएं गिनेंगे। ब में ए मिला हुआ है 1 मात्रा, अडे में आ मिला हुआ है 2 मात्रा, है में छोटा ओ मिला हुआ है 1 मात्रा, आ दीर्घ स्वर है 2 मात्रा। इसी तरह से आप यहाँ आएंगे, आधा वर्ण की कोई मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ। 2 मात्रा 1 2 2 2 2 1 1 2 1। इनको हम गिनेंगे 2 और 1 3 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13। पहले में 13, 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 11। इसी तरह से इसका भी हम करेंगे। प का अनुस्वार है तो जिसके ऊपर अनुस्वार है 2 मात्राएं, इसकी भी 2 मात्राएं, 2 2 2 1, बड़ी की मात्रा लगी हुई है 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। इसी तरह से ए मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, आ मिला हुआ है, ए मिली हुई है, ए छोटी ई बड़ा ऊ 2 मात्रा, रे में ए मिला हुआ है 1 मात्रा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं। इसी तरह से दूसरा और चौथे में 1 और 1 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11। दूसरा और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हों तथा अंतिम वर्ण में लघु मात्रा हो, 1 मात्रा। रे में यहाँ ए मिला हुआ 1 मात्रा, यहाँ भी रे है 1 मात्रा। अंतिम वर्ण में 1 मात्रा हो, वहां दोहा छंद होगा। तो दोहा छंद के 2 लक्षण हो गए मेन। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं और अंतिम वर्ण में 1 मात्रा हो, उसे दोहा छंद कहते हैं। इसी तरह से आगे ये 4 पंक्तियां दी हुई हैं। चौपाई छंद है। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद की परिभाषा लिखेंगे, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हों
और अंतिम वर्ण, अंतिम दो वर्ण या तो लघु होंगे या दीर्घ होंगे। जैसे यहां सागर, यहां उजागर, लघु वर्ण एक एक मात्रा। यहां धामा, नामा, दीर्घ वर्ण दो मात्राएं हैं। एक उदाहरण देखिए, पढ़ेंगे हम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसकी हम मात्राएं पढ़ेंगे। एक एक, ए मिला हुआ है, ऊ मिला हुआ है, छोटा ऊ मिला हुआ है एक मात्रा, आ मिला हुआ है दो मात्रा, ए मिला हुआ है एक मात्रा। आधा वर्ण की कोई मात्रा नहीं, आ मिला हुआ है दो मात्रा, एक मात्रा। छोटा ऊ मिला हुआ है एक मात्रा, ए मिला हुआ है एक मात्रा। से में आ मिला हुआ है दो मात्रा, ग में ए और रे में ए। ये हम गिनती करेंगे। एक एक दो एक तीन एक चार दो छः एक सात और दो 9 एक 10 11 12 और दो 14 15 16। इसी तरह से सभी हम मात्राएं लिखेंगे तो सभी पंक्तियों में 16 मात्राएं मिलेंगी। ये भी देख सकते हैं। अंजनी पुत्र, जैसे ए के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, तो दो मात्रा लगेंगी। एक छोटी की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, वेन ये जो त्रे ए मिला हुआ है, 1 2 3 4 5, 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और दो 13 और दो 15, 16 होनी थी। पुत्र त्रे की दो मात्राएं। संयुक्त व्यंजन की भी दो मात्राएं होती, पहले हम पढ़े थे। तो इस तरह से हम इसको गिनती लिखेंगे तो 16 मात्राएं इनकी होगी। चौपाई छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हों उसे चौपाई छंद कहते हैं। इसके 4 चरण होते हैं और अंतिम 2 वर्ण या तो लघु होंगे और या दीर्घ होंगे। तो ये हमने पढ़ा दोहा छंद और चौपाई छंद। पहले बच्चों, आपने छंद के बारे में अध्ययन किया और शायद आप समझ भी गए होंगे मात्राओं की गिनती कैसे की जाती है, दोहा छंद के लक्षण और एक एक उदाहरण, चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण, ये आपने याद करने हैं और कॉपी में लिखने हैं। और कबीरदास के, तुलसीदास के, सूरदास के, बिहारी के 2-2 3-3 दोहे आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। और कोशिश ये करें कि 1-2 दोहा आप अपने स्तर पर भी बना के देखेंगे, अभ्यास करके देखेंगे उनमें कितनी कितनी मात्राएं हैं, तो धीरे धीरे आपको दोहा लिखने की शैली भी समझ में आ जाएगी। इसी तरह से तुलसीदास के चौपाई हैं, वे आप 2-3 चौपाइयाँ कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे और उनमें मात्राओं की गिनती करके ध्यान से अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज का काम यही समाप्त होता है। जय हिंद।